हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन गैलेक्सी क्लासेस। गैलेक्सी क्लास काफ़ी लंबे समय से वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मदद करता चला आया है। गैलेक्सी का संस्थान की ओर से मैं यहाँ पर जियोग्राफी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम पवन सिंह चंदेल है और मुझे लगभग 7 से 8 वर्षों का एक्सपीरियंस है विभिन्न एग्जामिनेशन में जियोग्राफी पढ़ाने का। यूपीएससी से लेकर के सभी वनडे एग्जामिनेशन में मैं जियोग्राफी का टीचिंग करता हूँ। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जियोग्राफी एक विषय के रूप में कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस पर देखते हैं कि जियोग्राफी पढ़ने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो भूगोल पढ़ने के दौरान आपको याद रखना है कि भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे मॉनसून का आना, चक्रवातों का बनना, हिमपात होना। तो ये जितनी भी परिघटनाएं हैं ये घटित होती हैं कुछ ना कुछ कारकों के आधार पर। इनके कुछ ना कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी परिघटना को पढ़ें तो उसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, फैक्टर 1, फैक्टर 2, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। और इन कारकों से मिलकर के परिघटना का जन्म होता है और उसके फिर कुछ परिणाम प्रभाव होते हैं। जैसे वर्षा होती है भारत में, तो वर्षा अगर अधिक मात्रा में हो गई तो उसके क्या परिणाम प्रभाव होंगे, वर्षा कम मात्रा में हुई तो उसके क्या परिणाम प्रभाव होंगे। कुछ इस प्रकार के परिणाम और प्रभाव पैदा होते हैं। तो जब भी आप जियोग्राफी पढ़ें तो याद रखें कि हर एक परिघटना के कारकों के साथ कौन कौन से बल, फैक्टर और फोर्सेस, कौन कौन से फैक्टर एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं जो किसी परिघटना को जन्म देते हैं। ठीक है, आज हम एक छोटी सी परिघटना लेते हैं और जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है भारत में मॉनसून या वर्षा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इसके संबंध में आज हम समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम मॉनसून को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मॉनसून के आने का समय बताया जा सकता है या कितनी मात्रा में मॉनसून आएगा, इसके विषय में देख सकते हैं। चलिए, तो इन शॉर्ट मैं आपको मॉनसून समझाने की कोशिश करता हूं। भारत में, यहां पर आप स्लाइड के माध्यम से यहां पर देखें कि जो भारत में वर्षा है, भारत में वर्षा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। 4 कारकों से वर्षा भारत में होती है और सबसे इंपॉर्टेंट कारक जो भारत में है वो है वर्षा का दक्षिण पश्चिम मॉनसून, जिसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये भारत में लगभग 75% वर्षा का कारक होता है। भारत में जितनी भी वर्षा होती है उसका 75% साउथ वेस्ट मॉनसून से होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारक है भारत में वर्षा का वो है साउथ ईस्ट मॉनसून। इसको आप कर लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, या इसको हम कहते हैं पूर्वी मॉनसून, या इसे ही हम बोलते हैं लौटता हुआ मॉनसून। तो जो लौटता हुआ मॉनसून है, रिट्रीटिंग मॉनसून इंग्लिश में बोलते हैं। तो रिट्रीटिंग मॉनसून का जो रोल है, प्रत्यावर्तित मॉनसून का जो रोल है वो है 13% जो वर्षा है वो लौटते हुए मॉनसून से होती है। लगभग 9 से 10% वर्षा चक्रवातीय होती है। चक्रवातीय वर्षा, चक्रवात क्या होते हैं? साइक्लोन घूमते रहते हैं और भारत में पूर्वी तटों पर, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में वर्षा करते हैं। तो ये लगभग 9 से 10% जो वर्षा होती है वो चक्रवातीय होती है। इसके अलावा जो सबसे कम मात्रा में कारक जिम्मेदार है वो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है ये भी 2 से 3% के आसपास होती है। इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। आइए थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं कि साउथ वेस्ट मॉनसून क्या है सबसे पहले, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट कारक होता है।
देखिए यहां पर वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी पर सीधा चमकता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा मकर रेखा 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर की ओर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इसके दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है झुकी हुई अवस्था में। तो जैसे ऐसे पृथ्वी झुकी हुई, ये सूर्य है। तो जब पृथ्वी इस प्रकार से है तो सूर्य नीचे की ओर ज्यादा चमक रहा है, ऊपर वाला हिस्सा दूर है। और जब पृथ्वी घूम के इधर पहुंच जाएगी तो ये ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जब सूर्य किसी रेखा पर, किसी स्थान पर सीधे चमकता है तो वो सबसे गर्म स्थान होता है और वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो जिन स्थानों पर भी उच्च दाब होता है वहां की हवाएं निम्न दाब की ओर गति करना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। एक बात ये समझ गए हम लोग कि जहां पर निम्न दाब होगा वहां पर उच्च दाब की हवाएं जाना प्रारंभ करती हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र का क्या मतलब हुआ कि इसमें उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, ठीक है, व्यापारिक पवन कौन होती हैं, जो 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन जहां पर टकराती हैं आपस में, इसको हम कहते हैं ITCZ का क्षेत्र, ठीक है। अब अगर भारत को देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो 21 जून या जून के समय में सूर्य चमकता है कहां पर, कर्क रेखा की ओर या उत्तरी गोलार्ध में। उस समय यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। आप देखिए जून के समय में गर्मी भी होती है, गर्म क्षेत्र होता है और यहां पर निम्न दाब, लो प्रेशर बन जाता है। जब यहां पर लो प्रेशर बनता है तो क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन समुद्र के ऊपर से होते हुए आती है कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ट्रेड विंड से यहां पर टकराती है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो ये कुछ इस प्रकार से मुड़ जाती है। ऐसे जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि केरल से ही, भारत में जो मॉनसून एंटर होते हैं वो केरल से एंटर होते हैं, ठीक है। तो केरल से ही मॉनसून एंटर क्यों होते हैं, तो यहां पर एक बल होता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल क्या काम करता है, कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को क्लॉकवाइज घुमाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, ये क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में वो हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, कुछ इस प्रकार से। तो जब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन जो अभी तक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, ऐसे घूम रही थी, और उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती है तो वो इस प्रकार से मुड़ जाती है। यहां पर आप देख रहे हैं जैसे ये इधर से आ रही है और इस प्रकार से मुड़ जा रही है, इस प्रकार से मुड़ जा रही है। तो केरल से ही मॉनसून या भारत के पश्चिमी तट से ही मॉनसून क्यों प्रवेश करता है, आप जवाब दे सकते हैं कि कोरियोलिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज ना घूम करके बल्कि क्लॉकवाइज घूम जाती है और केरल से भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में मॉनसून लाने वाला जो सबसे बड़ा कारक है मॉनसून में, वो है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन या सदर्न हेमिस्फेयर की trade wind. So the trade wind of southern hemisphere are basically responsible for deriving force of monsoon. वो क्या करती हैं, जो समुद्र के ऊपर वायु चल रही है वो क्या होती है, भारत के ऊपर आती है। और जब ये समुद्री वायु भारत के अंदर प्रवेश करती है तो क्या होता है, वहां की नमी भी भारत में प्रवेश करने लगती है। अब जल, जो कि यहां पर सूर्य की सीधी किरणें चमक रही थी, तो जल क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा वाष्पीकृत हो जाता है और वो सारा वाष्प इन हवाओं के साथ में भारत में प्रवेश करता है। बड़ी मात्रा में क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और
सभी स्थानों पर जहां पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इन बादलों को रोक लेती हैं, वहां पर वर्षा अधिक होती है। ठीक है, तो जैसे ये पर्वत श्रृंखला है और इधर से बादल आता है, तो पर्वत श्रृंखला क्या करेगी? बादलों को रोकेगी। जितनी ऊंची पर्वत श्रृंखला होगी उतना ही बादलों को वो रोकने का या बैरियर का काम करेगी। तो पर्वत श्रृंखला इसको रोक लेती है, तो इस ओर वर्षा होगी और इस ओर वर्षा, इस ओर बादल पहुंचने तक बादल लगभग सूख जाएगा या उसमें बहुत कम पानी बचेगा। ठीक है, तो क्लाउड जो है वो डेसिपेट हो जाता है, समाप्त होने लगता है। तो जिस ओर पर्वत के जिस ओर वर्षा होती है इसको वृष्टि क्षेत्र या रेन साइड, और ऑपोजिट साइड जहां पर कम वर्षा होती है इसको रेन शैडो रीजन कहते हैं। रेन शैडो रीजन कहते हैं। अब आप भारत में पता लगा सकते हैं कि किधर से मॉनसून एंटर हो रहा है और कहां पर पर्वत उसको रोकते हैं। तो अगर हम देखें तो भारत के दक्षिण में यहां पर पर्वतों की दक्षिण में वेस्टर्न घाट की ओर, पश्चिमी तट की ओर, ठीक है, यह हिस्सा कहा जाता है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी तट की ओर, और यह कहा जाता है ईस्टर्न घाट। तो पश्चिमी तट की ओर मॉनसून प्रवेश करता है तो पश्चिमी तट के पर्वत जो हैं वो मॉनसून को रोकते हैं और यहां पर ज्यादा वर्षा होती है। आप अगर देखें तो मुंबई में हर साल बाढ़ आएगी, पर मुंबई से थोड़ा दूर जाए, नासिक, पुणे जैसी सिटीज में जो वेस्टर्न घाट के ईस्ट की ओर है, वहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर होगी। वहीं पर अगर आप मुंबई में देखें, केरल में देखें तो यहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। तो चूंकि ईस्टर्न साइड जो है वो विंडवर्ड, लीवर्ड साइड आता है, तो इधर वाला हिस्सा कहते हैं इसको लीवर्ड साइड या वृष्टि छाया क्षेत्र। तो जिन स्थानों पर वर्षा पर्वतों के रोकने के कारण होती है वो वृष्टि क्षेत्र, और उसके अपोजिट वाला लीवर्ड साइड। अब इसी तरीके से हिमालय है, जब ये बादल पहुंचते हैं इधर, जो भी बादल आगे की ओर पहुंचते हैं उनको हिमालय रोकता है और उसके कारण भारत में वर्षा होती है। तो हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो भारत के पश्चिम तट से प्रवेश करता है कोरियोलिस बल के द्वारा, उसको हवा को क्लॉकवाइज घुमाने के कारण, और ये भारत में प्रवेश करते हुए विभिन्न पर्वत श्रेणियों से रुकता है, ठीक है, और वर्षा करता है। इसीलिए आप देखिए क्या होता है, यहां पर आप देखें तो राजस्थान में मरुस्थल बना हुआ है, तो यहां पर क्या होता है एक्चुअली राजस्थान में, यहां पर कोई पर्वत श्रृंखला इस तरीके से नहीं है जो उसको सीधे रोक पाए, तो ये बादल सीधे क्रॉस करके हिमालयन रीजन में चले जाते हैं और थार मरुस्थल के क्षेत्र में वर्षा कम हो जाती है। जितने भी ऐसे स्थान जो सूखा प्रभावित होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र, ये विदर्भ वाला रीजन, दिस विदर्भ रीजन, तेलंगाना का पठार, ठीक है, जहां पर भी कम वर्षा होती है तो वहां पर या तो पर्वत नहीं है बैरियर क्रिएट करने के लिए, या तो वो क्षेत्र लीवर्ड साइड में है, वृष्टि छाया क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून आता है उसके लिए पर्वत कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये किन विंड से आते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड से भारत में आते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज हो गया हमारा ट्रेड विंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कि भारत में जो वर्षा है वो जून के समय में होती है, क्योंकि इसी समय यहां पर क्या होता है, इसी समय सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमकता है और सबसे लो प्रेशर, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और इसीलिए विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आकर्षित होती है। जब मॉनसून समाप्त होने लगता है तो क्या होता है, अब ये क्षेत्र पर सूर्य सीधे नहीं चमक रहा है। सितंबर में सूर्य, सितंबर में कहां चमकता है? सीधे भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर चला जाता है, मतलब 0 डिग्री की तरफ यहां पर चला जाएगा, भूमध्य रेखा पर। तो जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो जो विंड होगी ये वापस लौटने लगेगी। ठीक है, तो ये जब विंड वापस लौटेगी, ऐसे लौट रही है, तो जब वापस लौटेगी तो विंड तो ड्राई हो चुकी है, पर वापस लौटते समय जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये हिस्सा, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से फिर गुजरती हैं हवाएं और फिर से इनको जल वाष्प प्राप्त हो जाती है, और लौटते हुए मॉनसून जो है वो तमिलनाडु में वर्षा करते हैं। तो तमिलनाडु को जाते हुए मॉनसून से वर्षा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वहां पर कोई बैरियर नहीं बन पाता है और तमिलनाडु के तट के वो समानांतर आगे चले जाते हैं मॉनसून। पर
लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो जो हमने बात की थी करीब 9 से 10% जो वर्षा है भारत के टोटल वर्षा का, वो किससे होती है? प्रत्यावर्तित मानसून या लौटते हुए मानसून। और लौटते हुए मानसून की जो ज्यादातर वर्षा है वो कहां होती है? वो होती है पूर्वी तट की ओर। तो भारत में जो मानसून प्रवेश कर रहा है वो दो स्थानों से कर रहा है। एक तो अरब सागर से कर रहा है, अरब सागर से वर्षा कर रहा है, और दूसरा जो भारत में मानसून प्रवेश कर रहा है बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल। तो दो शाखाएं हो जाती हैं। भारत में जो अधिकतर वर्षा है वो अरब सागर से जाने वाले मानसून की होती है। अरब सागर से ज्यादा भारत में वर्षा जाती है। बे ऑफ बंगाल वाली जो वर्षा है वो केवल ईस्टर्न राज्यों में और फिर इधर म्यांमार वगैरह की तरफ चली जाती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है, वो यहां पर मेघालय में मासिन राम है। मासिन राम क्यों है मेघालय में? क्योंकि इस स्थान पर इधर से जाने वाले अरब सागर के मानसून और इधर से जाने वाले बे ऑफ बंगाल के मानसून दोनों आपस में टकरा करके यहां पर रुक जाते हैं, और सारा पानी क्या होता है? मेघालय के गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के क्षेत्र में, खासकर जो खासी पहाड़ियां हैं वहां पर सारा पानी गिरता है। ठीक है, इस प्रकार से मेघालय के मासिन राम, चेरापूंजी, पहले चेरापूंजी था अब मासिन राम है, पर दोनों खासी पहाड़ी पर हैं, वहां पर अधिक वर्षा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ से भी होती है। पश्चिमी विक्षोभ को हम समझते हैं क्या है? पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम का क्षेत्र है। पश्चिमी विक्षोभ में भारत में जो वर्षा आती है वो आती है कहां से? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन ओशन से वर्षा आती है। तो जिस समय सूर्य जनवरी के समय में कहां चमकता है? मकर रेखा की ओर। तो मकर रेखा की ओर जैसे चमकेगा तो जो पछुआ पवनें हैं जो इस तरीके से चल रही थी, ये पछुआ पवनें और नीचे से चल करके भारत के ऊपर से बहेंगी पछुआ पवन। ठीक है, तो भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कैसे आता है? पश्चिमी विक्षोभ आता है पछुआ पवन से, जो कि ठंडी पवन होती हैं, और ये ठंड के समय में विंटर रेनफॉल है। विंटर रेनफॉल जो कि गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, दिसंबर जनवरी में ये जो वर्षा होती है विंटर रेनफॉल, ये आती है पछुआ पवनों से। भूमध्य सागर से जो नमी आती है वो भारत में वर्षा करती है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो उत्तर भारत में इससे ज्यादा वर्षा होती है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और जैसे जैसे आगे की ओर पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे यहां पर वर्षा जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, यहां पर वर्षा कम हो जाती है। इसके अलावा चौथा टाइप हमने देखा था चक्रवातीय वर्षा का। हमने देखा था चक्रवातीय वर्षा। तो चक्रवात जो है वो ओशन पर बनते हैं, समुद्रों के ऊपर डेवलप होते हैं। ये भी निम्न दाब, लो प्रेशर के कारण बनते हैं चक्रवात। ठीक है, लो प्रेशर के कारण। तो जब समुद्री सतह बहुत गर्म हो जाती है, वाष्पन के कारण वायु ऊपर जाती है और कोरियोलिस बल के प्रभाव में क्या करती है? घूमने लगती है। जब ऐसे घूमने लगती है तो चक्रवात निर्मित होते हैं। फिर चक्रवात जो ईस्टर्न विंड है उनके प्रभाव में भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो चक्रवात जो है वो हमें अप्रैल से ही मिलने लगेंगे, ठीक है। चक्रवाती वर्षा भी जो होती है भारत में वो भी लगभग 10% के आसपास चक्रवातीय वर्षा भारत में होती है। ठीक है, तो चक्रवातीय वर्षा कहां पर ज्यादा होती है, आपसे सवाल पूछा जाए तो चक्रवातीय वर्षा भारत के पूर्वी तटों की ओर अधिक होती है। पूर्वी तट की ओर, ईस्टर्न घाट की ओर, पूर्वी तटों की ओर ज्यादा होती है, क्योंकि चक्रवात बनते हैं और ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं व्यापारिक पवनों के प्रभाव में, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। इसलिए बे ऑफ बंगाल में जो चक्रवात बनते हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं, और अरब सागर में जो चक्रवात बनते हैं वो भारत में प्रवेश ना करके बल्कि इस ओर चले जाते हैं और वो पाकिस्तान, ईरान, ओमान, कतर इस ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में जो बनेंगे वो भारत में प्रवेश करेंगे, और अरब सागर में जो बनेंगे, ठीक है, ये अरब सागर के क्षेत्र, यहां पर जो बनेंगे वो ऐसे चले जाते हैं अरेबिया और अफ्रीका की ओर चले जाते हैं, ऐसे चक्रवात। तो जैसे पिछले साल वायु
चक्रवात बना था तो वायु अरब सागर में बना था, तो वायु ने भारत को प्रभावित नहीं किया। जैसे साइक्लोन फानी बना था, एक चक्रवात आया था उड़ीसा में, पूरी क्षेत्र में फानी, तो फानी जो है वो भारत में आया था। तो उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और इसमें भी आपको टिक करना हो तो सबसे ज्यादा जो है प्रभावित करता है चक्रवात उड़ीसा को, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा का तट जो है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है कि ये चक्रवात को रोकता है, और यहां पर पहाड़ियां भी हैं जिसकी वजह से चक्रवातीय वर्षा यहां पर होती है। तो भारत में 4 प्रकार की वर्षा होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, जो कि केरल की तरफ से पश्चिमी तटों की ओर से प्रवेश करते हैं, अरब सागर से ज्यादा वर्षा लेकर के आते हैं, 75% वर्षा करते हैं। फिर लौटते हुए मॉनसून, तो वही सितंबर से जो भारत में वर्षा होती है वो लौटते सितंबर के बाद जब मॉनसून लौटता है, और नवंबर दिसंबर में जो वर्षा होती है कहां पर, तमिलनाडु के तटों पर जो होती है, ये लौटते हुए मॉनसून की वर्षा होती है, रिट्रीटिंग मॉनसून की वर्षा होती है। तमिलनाडु को जाते हुए मॉनसून से वर्षा, एंटर होते हुए मॉनसून से वर्षा नहीं मिलती है। फिर चक्रवातीय वर्षा होती है जो कि बे ऑफ बंगाल में बनने वाले चक्रवात भारत में प्रवेश करते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है जो कि भूमध्य सागर से भारत की ओर आते हैं। ठंड के समय में ही पश्चिमी विक्षोभ वर्षा करते हैं, और भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां पर ज्यादा वर्षा करते हैं, और जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगे वर्षा कम हो जाती है। यह सवाल लास्ट ईयर पीसीएस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। तो कुछ इस प्रकार से वर्षा का पैटर्न भारत में रहता है। जहां जहां पर भी पर्वत चोटियां होती हैं वो वर्षा को रोकती हैं, बादल को रोकती हैं, और विंडवर्ड साइड ज्यादा वर्षा होती है, लीवर्ड साइड कम वर्षा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्षा के और भी कारक हैं जिसे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने, जब हम पर्टिकुलरली मॉनसून चैप्टर को डील करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन रहा कि किस प्रकार से हम मॉनसून को समझ सकते हैं, ठीक है, मॉनसून के सिद्धांतों को समझ सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल आइडियोलॉजी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मॉनसून भारत में आता है और कौन कौन क्षेत्रों को हिट करता है। तो इस प्रकार से हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पैटर्न होता है किसी भी सब्जेक्ट को समझने का। यहां पर जितनी भी फैकल्टीज हैं वो बहुत ही संकल्पना आधारित विषय को पढ़ाएंगी। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया। तो सिर्फ फैक्ट पर हम फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ तथ्यों को रटने पर बात नहीं करते हैं। जब आप बिल्कुल आधारभूत संकल्पनाओं को समझ जाते हैं तो वो फैक्ट उसी संकल्पना के अंदर शामिल होते हैं, और उनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो मॉनसून का पैटर्न जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि कब मॉनसून आता है, कहां पर कितनी वर्षा होगी, इसके विषय में आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमने मॉनसून से प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके विषय में हम देखते हैं, ठीक है। जैसे भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो किस प्रकार की होती है। तो मॉनसून जब भारत में आते हैं, ठीक है, ऐसे प्रवेश करते हैं और वर्षा करते हैं, ठीक है, इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। जैसे हम देखें चक्रवातीय वर्षा भारत में केवल 10% के आसपास है, तो यहां पर टर्म चेंज कर दिया है, ठीक है, टर्म चेंज, साउथ वेस्ट मॉनसून नहीं लिखा है बल्कि संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होती है, जब वाटर किसी क्षेत्र में वाटर गर्म होकर के ऊपर उठता है, ठीक है, बादल बनता है और इसी आसपास के क्षेत्र में वर्षा कर देता है। तो अरब सागर में बादल बना, वो भारत में प्रवेश करके वर्षा कर दिया, तो ये हमारी कहलाती है संवहनीय वर्षा, ठीक है। तो जो भारत में अधिकांश वर्षा होती है वो संवहनीय नेचर की होती है, ठीक है। ओके, किसके माप से यह ज्ञात होता है कि मौसम कितना उष्ण है। कितना उष्ण है ये किसकी माप होगा, टेम्परेचर की माप होगा। टेम्परेचर में ये मापा जाएगा कि मौसम आपका कितना उष्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भारत में वर्षा का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने देखा पर्वतों की वजह से जो वर्षा होती है, पर्वत बादल को रोकते हैं तो पर्वतों की वजह से वर्षा होती है, इससे संबंध है। संवहनीय वर्षा, जो भारत में बादल प्रवेश करते हैं वर्षा करते हैं, वो संवहनीय वर्षा है। चक्रवातों से भारत में वर्षा होती है, प्रति चक्रवातों से भारत में वर्षा नहीं होती है। तो प्रति चक्रवात क्या होते हैं, जब विंड, हवा ऊपर से नीचे आती है, तो ऊपर से नीचे आने वाली हवा जो है वो ठंडी होती है, वो हाई प्रेशर बनाती है। और जब भी किसी स्थान पर हाई प्रेशर होगा तो नमी वाली वायु वहां पर आकर्षित नहीं होगी, क्योंकि वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। तो एंटी साइक्लोन क्या होता है, विंड ऊपर से नीचे आती है, हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो एंटी साइक्लोन में कभी भी वर्षा नहीं होती, बल्कि यहां पर काम वेदर होता है, काम वेदर फिनोमिना है।
मतलब शांत मौसम की परिस्थिति होती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एंटी साइक्लोन से भारत में एंटी साइक्लोन से वर्षा होती ही नहीं है। भारत के किस भाग में दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम मॉनसून दोनों ही वर्षा करते हैं? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में वर्षा होती है। जो लौटते हुए मॉनसून है वो तमिलनाडु में तो वर्षा करते हैं, पर इंटर होते हुए मॉनसून तमिलनाडु में वर्षा नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था भारत की अगर कंडीशन देखें तो यहां पर इसके नीचे इधर अंडमान निकोबार है, तो इसमें जाते हुए मॉनसून से भी और लौटते हुए मॉनसून दोनों से वर्षा होती है। तो सही आंसर है हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में मॉनसून सर्वप्रथम किस क्षेत्र में पहुंचता है? सबसे पहले कहां पर पहुंचता है? अभी हमने डिस्कस किया, भारत में मॉनसून केरल से मतलब पश्चिमी घाट से प्रवेश करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में भारी मात्रा में वर्षा होती है? अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में हमने देखा था, अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में वर्षा कहां हो रही है? लौटते हुए मॉनसून से तमिलनाडु में। और तमिलनाडु या इस पूर्वी तट को बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, तो यहां पर सही ऑप्शन होगा हमारा कोरोमंडल तट से पर वर्षा होती है लौटते हुए मॉनसून से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य में भारी वर्षा होगी? तो आप बता सकते हैं इसमें हमारा क्या है? पंजाब। पंजाब, क्योंकि वही कहां पर है? पश्चिम की ओर है। और मैंने अभी बताया था कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए वर्षा कम हो जाती है पश्चिमी विक्षोभ से, तो पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है? उष्णकटिबंध क्या होते हैं? अभी हमने देखा कर्क रेखा और मकर रेखा। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के कर्क रेखा के उत्तर का जो क्षेत्र होगा ये उष्णकटिबंध में नहीं आएगा, ये हमारा उष्णकटिबंध है। ठीक है, तो इसमें उष्णकटिबंध में कौन सा नहीं आएगा? तो मुंबई और चेन्नई ये तो हमारे उष्णकटिबंध में आते ही हैं। ठीक है, जोधपुर भी बिल्कुल यहीं पर पड़ता है, जयपुर थोड़ा ऊपर पड़ता है, तो सही जो ऑप्शन है वो जयपुर है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कहां पर है? ठीक है, अभी हमने इस पर डिस्कस नहीं किया, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे मॉनसून दक्षिण से अंदर की ओर प्रवेश करता जाता है तो वहां पर क्या होता है? वर्षा कम होती चली जाएगी। ठीक है, हिमालयी क्षेत्रों में हिमालय के दक्षिण की ओर तो वर्षा ज्यादा होगी, पर हिमालय के उत्तर की ओर वहां पर बादल पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसमें कौन सा है हिमालय के उत्तर की ओर? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा लेह लद्दाख। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा होती है? अभी हमने देखा था उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। तो अब देखिए ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जो छोटा सा हमने यहाँ पर डिस्कशन किया उससे आपके काफी क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपके आ जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को मिलाकर के जब आप पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन में आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो जब भी आप गैलेक्सी क्लासेस ज्वाइन करते हैं आपको इसी तरीके का कॉन्सेप्चुअल अध्ययन प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूं आप सबसे मैं गैलेक्सी क्लास के प्लेटफॉर्म पर, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, फिर से आपको पढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा। धन्यवाद।